वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है कपास का, क्या अगर वो बदल दिया जाए तो क्या उससे भी कुछ कपास की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर सगीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे खालिद खोकर साहब ने ये कहा कि मार्च की बजाय आप जून में जाएं, तब आप बच सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। आप बताएं। जो ये जो अगर पिछला ट्रेंड आप देखें, जो नॉन बीटी कॉटन थी, बीटी आने से पहले तो वो काश्त होती थी, जून ही में काश्त होती थी, लेकिन कब पकती कब थी, वो जनवरी में पकती थी जाके, ठीक है ना। और उस वक्त हमारा गंदम का मसला था, गंदम हमारी प्रोडक्शन हमारी कम थी। अब ब्रीडर ने ये इनको एक बात तो तस्लीम करना पड़ेगी, और ये कहते भी हैं हमारी कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी आप लाए, जो पहले 12वें नोट पर नीचे 2 फुट खाली होता था, ऊपर जाके लेती थी। अब तो है किसान लगाता है छठे नोट पर वो बोल लेना शुरू कर देती हैं। अब इसका नुकसान और जो है फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ये है कि आप जल्दी लगा के और जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ गर्मी जब पड़ती है तो प्लांट अपनी कैनोपी डेवलप नहीं कर सकता। उधर से गर्मी पड़ी, किसान के पास जैसे इन्होंने मसाइल बताए हैं, खाद नहीं है, उसके बाद खाद का रेट ज़्यादा, वो खाद की कोई सलाहियत नहीं है, पेस्ट जो आता है उसको बर्दाश्त करें। पेस्ट तो अब जून में इतना ज़्यादा हो गया है कि आप मतलब है क्या सोचिए, मौसम की और टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा आ रहा है। सितंबर का देखें, पिछले साल जो टेम्परेचर है सितंबर का, ये पूरी हिस्ट्री में सितंबर का टेम्परेचर ऐसा नहीं था। सितंबर वाल हम कहते थे, मैं 91 से आया हूँ, तो हम कहते सितंबर गई रहे, और उसमें बोल टेंशन, क्योंकि जून में काश्त करते थे, सितंबर में इतनी आती थी फ्लावरिंग आती। अब तो सितंबर में टर्मिनेशन के करीब आ रही है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये बताया, जो कॉटन लीफ कल वायरस जो है ना, ये आप हमें 2000 ये मसला आया 1988 से, और फिर हमने 1996 में रेजिस्टेंट वैरायटी बना ली, फिर 2002 में म्यूटेट हो गया, फिर हम लड़ते रहे। लेकिन इसी दौरान में देखें 2004 में हमने कितनी ली, 1,42,00,000 गांठें ली, ठीक है, 1,12,00,000 पंजाब की थी। उसके बाद हमने कब ली, 2011 की बात है, तो हमने ली 1,50,00,000 गांठें और 1,20,00,000 गांठें। और उस वक्त हमारी जो 886 जिस इदारे में मैं हूँ, मैं उस वक्त, तो मेरी टीम का ये 11 से लेकर 14 तक हमारा अच्छा रहा। 14 के बाद 15 में बारिशें हुई, और 15 से लेकर अब तक हम उससे लड़ रहे हैं। पेस्ट, मैं एक बात अगर मुझे ये यकीन दिला दें, किसानों की मैं बात कर रहा हूँ, एक मसला है, और वो मसला है पेस्टिसाइड की एफिकेसी का। दुनिया जा रही है, जो टेक्नोलॉजी की बात की, वो कह रहे हैं प्लांट के अंदर आप इन पर रेजिस्टेंट पैदा करें, जो बीमारियां आती हैं तो अंदर पैदा करें, स्प्रे ना करें। सही है। जबकि हम 1995 के मॉडल पर खड़े हुए हैं, बीटी मॉडल। तो ये किसने करना? ये किसने करना? ये हमने 98 की बात है, जब को ये मुशर्रफ ने टेक हुआ, तो उस वक्त गई हुई थे, हाँ, साजिद साहब हैं, तरीन साहब थे, ये भी थे, मानसेंटो के साथ निगोशिएशन हो रही थी, वो हुकूमत टूट गई। उसके बाद फिर कोशिशें होती रहीं। एक दफ़ा 2016 में चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वो डाला शोर, तो उधर असम्बली में, नेशनल असम्बली में, मेरा फ़खर इमाम साहब ने कोई शोर डाला, जो वहाँ से शोर डाला, तो इन्होंने हमें बुला लिया। हमने कहा ये आप टेक्नोलॉजी लाए, अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो अब वायरस के साथ मैं आपको अगली बात बताऊँ, जो हमारा चाइना, अमेरिका, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, 2011 से हमारा उनके साथ वायरस के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है। उन्होंने 5000 लाइनें हमें भेजी है, एक लाइन भी उनमें से वायरस रजिस्टर नहीं है, एक लाइन भी। तो जो रिसर्च वाले, आप ये ना कहेंगे रिसर्च वाले, मैंने फ़खर इमाम साहब को कहा है, मैंने कहा सर आप जहाँ से लाना चाहते हैं, मैं तो वायरस रेजिस्टेंट नहीं डेवलप कर सका, ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैंने कहा आप जहाँ से लाना चाहते हैं आप लाएँ, आप बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में फ़र्क समझें। इस पर बात फिर बाद में करेंगे। खालिद साहब, आप समझते हैं कि जो हम लोग, हमसे मुराद आप लोग, ये प्रेशर डालने में हुकूमत पे नाकाम रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाए, ऐसे सीड्स
जिसको आप हम कहते हैं अब सीड टेक्नोलॉजी ही इसको बचा सकती है अगर इस तरह की फसलों को, पाकिस्तान की ज़राअत को, उसमें कहीं पे आप लगता है कि हुकूमत कहीं तवज्जो दे पा रही है, या उसके पास टाइम है, या कोई संजीदगी है इसमें? देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारा सबसे बड़ा जो इशू है ज़राअत में वो सीड है। सीड, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है, और हुकूमत की इस तरफ कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और बल्कि हुकूमत को चाहिए था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैं जो देख रहा हूँ रुकावटें पैदा होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इसमें आके काम कर सकता था, बल्कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मैंने अभी हुकूमत से एक गुजारिश की है कि जो कोविड-19 की जो हमें आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो बेशक हमें सब्सिडी ना दें, सारा पैसा उठा के सीड सेक्टर पे खर्च कर दें। कि फ़र्ज़ किया मुझे क्या मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी, 2000 रुपये एकड़ मिलेगी, और मेरी अगर सीड सेक्टर ठीक हो जाए, सीड मुझे सही मिले, 100% जर्मिनेशन ठीक हो, उसकी विगर ठीक हो, उसकी प्योरिटी सही हो, तो मेरी 25% पैदावार बढ़ जाएगी। अगर उसमें जदीद टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मेरी 50% पैदावार बढ़ जाएगी। तो उससे मुझे पता नहीं 50,000 एकड़ का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हुकूमत की उस तरफ फैसले नहीं होते जी, असल में जो बात है। अब ये फैसला कहाँ रुका हुआ है जी? ये मशवरा आपने दिया कहीं पे इसको संजीदा? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को रिटर्न लिख के दे दिया, भेज दिया मैंने, सारा को हमने लिख के दे भेजा। हमने कहा जी कि जब तक सीड सेक्टर को ठीक नहीं, अब मैं छोटी सी आपको बात करता हूँ। सीड सेक्टर में आप ले लें कि एक पंजाब सीड कारपोरेशन थी, मैं अब उसको थी लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ जी, पंजाब सीड कारपोरेशन थी। कम अज कम वहाँ पे एक चीज़ थी कि वो सीड को सर्टिफाई करते थे, बेसिक बनाते थे, प्री बेसिक बनाते थे, प्योरिटी थी होती थी उसमें, जर्मिनेशन होती थी उसमें। उसको तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, ऐसे जालिम लोग हैं। अब काश्तकार किस पे एतमाद करे? इस दफ़ा जो पंजाब सीड कारपोरेशन ने काश्तकार की जेब से अरबों रुपए निकाल के प्राइवेट सीड कंपनियों को दिलवाए हैं, अरबों रुपए निकलवा के। मैं तो चाहता हूं कि उस पर इनको सजा मिलनी चाहिए कि जो सीड 4-5 हज़ार रुपए का बैग था, इनके पास कपास का बीज नहीं था। जहां पे 6 लाख ये बैग बनाते थे, वहां इनके पास 7 हज़ार बैग था, और इन्होंने 5-4 हज़ार से रेट उठा के 13,500 रेट कर दिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, फिर इन्होंने रेट को वापस 8.5 पे किया। यानी कि एक होता है कि जुल्म करना, एक होता है कि जुल्म की इंतहा करना। बीज भी नहीं है, प्राइवेट सीड कंपनियों के साथ सौदेबाजी करके उनसे पैसे लेके, ठीक है ना, उस पर तो मिनिस्टर के खिलाफ पर्चा होना चाहिए था, यकीन कर लो, वजीर ज़राअत के साथ इसके खिलाफ होना चाहिए था। क्योंकि एक रेट 4-5 हज़ार रेट उठा के 13,500 रुपये, बीज भी नहीं है इनके पास। इसी तरह पिछले साल जो हमें गंदम का बीज दिया, 300-400 रुपये रेट बढ़ा दिया उसका बैग का, जबकि वो बीज हमसे खरीदा गया, उसी 1300 रुपये में खरीदा गया जो उससे पहले खरीदा गया था। ये पंजाब सीड का काम था काश्तकार को, यानी कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इदारा काश्तकार के लिए काम कर रहा था वो पंजाब सीड कारपोरेशन थी, जिससे मैं एज ए काश्तकार सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद, जब मुझे बीज सही मिलता था मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। पंजाब सीड को बर्बाद कर दिया गया, बिल्कुल ही सही। अब इस वक्त पंजाब सीड कारपोरेशन के पास पिछले साल 7,000 बैग था टोटल, डॉक्टर सगीर साहब बैठे हैं, ये टोटल 7,000 बैग। अब बाकी बीज सारा प्राइवेट सीड कंपनियों की जो 5,000 में बेच रहे थे, जब 13,500 इन्होंने रेट किया, उन्होंने उसी दिन 12-13,000 रुपये रेट कर दिया। यानी कि वो सारे पैसे इन्होंने काश्तकार से जेब से निकलवाए। लेकिन पीएम तक, सीएम तक बताने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हालांकि ये कितना बड़ा मैटर था कि ये आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं जी? जिम्मेदार किसको ठहराते हैं सर? जिम्मेदार जो मैं आपको जो जिनके पास जिम्मेदारी है इस वक्त पंजाब में, अपनी जिम्मेदार मिनिस्टर एग्रीकल्चर जिम्मेदार है उसका, वो पंजाब सीड कारपोरेशन का चेयरमैन हुई है। उसने उसमें क्या काम किया है, अपनी बिरादरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा है, लंगड़ियालों को रखा है उसमें। अब उसकी क्या होगी फिर उसके बाद, जहाँ पे बिरादरीज़म आ जाए सही, तो वहाँ पे क्या काम होगा? अब देखें ना, होना ये चाहिए था कि पंजाब सीड कारपोरेशन को हुकूमत को फाइनेंस करना पड़े, हुकूमत को चाहिए उसको और ज़मीन दे, हुकूमत उसको बेहतर करे, हुकूमत उसमें जदीद प्लांट लगवाए सीड के लिए, जो डिटेक्ट कर सकता है कि ये जर्मिनेट हो सकता है बजरिया लेज़र, आजकल दुनिया में प्लांट आ चुके हैं, वो प्लांट वहाँ लगने चाहिए ताकि एक ट्रेंड सेट हो, ताकि प्राइवेट सीड कंपनियाँ भी उसके मुकाबले में फिर आएँ। सही। और इन्होंने तो पंजाब सीड कारपोरेशन को सिर्फ प्राइवेट सीड कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया जी। सही। अच्छा, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हुआ, अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो तब एक अच्छी चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये काबिल अमल है? और आप हमेशा सरकारी जो इदारे होते हैं, ये जो ख़ासतौर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमेशा डिस्करेज करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी चीज़ों को वो समझते हैं कि शायद वो क्रेडिट कोई और ना ले जाए। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता चीज़ों को? आप समझते हैं आसानी से आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड जी, खोखर साहब उसके मेंबर हैं जी,
आप पूछें कि हमने जो सिफारिशात में दी हैं उसमें ये सिफारिश भी है प्राइवेट पब्लिक, इसका हल ही यही है। हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है और दुनिया में चले जाएं, दुनिया में मैं चाइना भी गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ। ये 3-4 मुल्क हैं ना जो बड़े बड़े कॉटन में जो है ना मतलब है, वहाँ चाइना में ख़ास तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और उन्होंने तो अपने जो एक इंस्टीट्यूट है साथ एक कंपनी खोली हुई है। हम कंपनी नहीं खोल सकते, हमारा तो यही हाल है। मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बताया हूँ, एक मीटिंग थी और मैंने उन्हें कहा था, ये कह रहे हैं ना बीज की बात है, चलिए मैं बीज की बात इसी पर ले लेता। पहले मैं इस तरफ आता हूँ, ये बताएं 2011 में कितने % सर्टिफाइड सीड था, ज़रा निकाल के देख लें। एक फिगर दिखा रहे, मैंने एक 3% सारा था। वो मुझे एक डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, सर्टिफाइड सीड वर्सेस प्रोडक्शन। सही, वो आप कोई कोरिलेशन ही नहीं है उसमें। एक ही चीज़ जो नज़र आई वो वैरायटी नज़र आई कि वैरायटी अच्छी है तो उसमें अच्छी है तो वो प्रोडक्शन। फिर कहते हैं जी पेस्टिसाइड जो है ना, क्या नाम है वो जी, इनको इस्तेमाल करना नहीं आता किसानों को। भाई वो जब लेते थे 40 मन 50 मन, वो तो किसानों को अगर ये कहें, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी की कह रहे, उस वक्त 40 मन लेंदे सी तो असी सानू आंदे सी स्प्रे करने, हुण स्प्रे करने नहीं आते। सो दिस इज एब्सर्ड थिंग्स। लेकिन प्राइवेट पब्लिश इज़ द ओनली सोल्यूशन। इनको दे दें, मैंने अभी आया था, ड्राफ्ट आया था इन्हीं की तरफ से, मेरे ख्याल इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर की उधर से। तो मैंने ये पॉइंट कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है इनको अपने। अच्छा, इसमें रुकावट क्या है और अब तक क्यों नहीं हो रहा या अब तक क्यों नहीं हो पाए? खालिद खोखर साहब आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें मजमूई तौर पे ज़राअत के हवाले से भी और ख़ास तौर पे कपास के हवाले से भी कि अगर आपने एक अच्छी वैरायटीज़ लेकर आनी है, ख़ास तौर पे सीड टेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप लेकर आनी पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुकावट अब तक की क्या रही है? खालिद खोखर साहब, आप समझते हैं कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं या हुकूमत अब उस तरफ आ रही है? आपने खुद ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि 6 अरब रुपये हमने उनको कहा है कि आप हमें ना दें सब्सिडी, आप हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर दें। नहीं, मैंने 6 अरब वाइट फ्लाई के लिए वाइट फ्लाई के लिए तो मैंने कहा दें। मैंने कहा जो आप फर्टिलाइजर पे दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में से पैसे निकाल के आप रिसर्च पे खर्च करते हैं। बिल्कुल सही। सीड टेक्नोलॉजी पे, सीड टेक्नोलॉजी उसमें आ जाए, सीड सिस्टम आ जाए, पूरा सीड सेक्टर को बेहतर करने के लिए, बिल्कुल सही, ताकि काश्तकार को ये पता हो कि मैं ये सीड लेके जा रहा हूँ, इसके 100% ऊपर काम शुरू हुआ या नहीं, ये तो आपने कहा। फिर क्या? अभी तक कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैंने जो देखा है कि मिनिस्ट्रियों में लोग तनख्वाह लेते हैं पैसे काम रोकने के लिए। सही, काम मतलब वो हम जो कहते होते हैं ना, काम वहाँ पे नहीं होता। रुकावट है। मैं आपको अर्ज करूँ, अब फर्स्ट किया आप जो वाइट फ्लाई के लिए 6 अरब रुपए है, ये कब से हुआ है, इसी से भी हो गया, कैबिनेट से भी हो गया, सब जगह हो गया, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो उसका लेटर फाइनेंस को कल भेजा है, इतने दिनों बाद। जी, कल किया लेटर वो। मैं क्योंकि मैं हर चीज़ को परसू करता हूँ, सही, मिनिस्टर और सेक्रेटरी के परसू करने के बावजूद वो लेटर कल किया। अच्छा, अब फर्ज किया वहाँ से आ जाए, पंजाब वालों ने उसको फिर करना है, पंजाब वाले करते भी उस वक्त वाइट फ्लाई का इशू ख़त्म हो जाएगा। मुमकिन नहीं है कि वो वाइट फ्लाई पे वो पैसे आ सके। सही है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ ज़राअत के लिए होता है, ज़राअत के लिए कोई सब्सिडी आ जाए ना, तो वो फौरी तौर पे ये फनास हफीज़ शेख या फलां कहेंगे जी, वहाँ पे बात शुरू कर देंगे, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार, हमारे इकनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाएंगे कि जी इसको टारगेटेड सब्सिडी कर दें। जब इंडस्ट्री के लिए वहाँ टारगेटेड सब्सिडी की बिल्कुल बात नहीं करते, काश्तकार सब टारगेटेड। अब फर्स्ट किया बिजली के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, उसके बाद हफीज शेख साहब पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग में, तो उन्होंने कहा ये टारगेटेड करें। अब वो टारगेटेड करते हैं, फर्स्ट किया आधे मुरब्बे वाला ट्यूबवेल लगाता ही नहीं बिजली का, वो तो पानी खरीद करता है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि ट्यूबवेल लगवाया था, दादे ने पोते चला रहे हैं। सही है, दादे के पास 10 मुरब्बे से पोतों के पास आज 20-20 एकड़ है। अच्छा, लेकिन वही चल रही है अभी तक। सही। तो इसलिए काश्तकार के लिए जब आते हैं, पता नहीं है लोगों को उस वक्त क्या होता है सर। अच्छा, आपने तो कई हुकूमतें देखी हैं सर, हुकूमत में ऐसा होता है, इस हुकूमत में आप ज़्यादा देख रहे हैं। सब में यही कुछ हुआ। मैं आपको अपने हाल बता, देखिए जी, किसी काम को करने में टाइम लगता है, हमने इस चीज़ों को फोकस किया, ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा कि हमने नेशनल डिबेट करवाई ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें प्रेसिडेंट आया, स्पीकर आया, तमाम मिनिस्टर आया उसमें,
और तमाम मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी के CEO, वाइस चांसलर सबको हमने बुलाया वहाँ पे। ये पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा डिबेट हुई है 3 दिन मुतवातिर नेशनल असम्बली में। हमें किसान इत्तेहाद को भी उसमें इनवाइट किया गया, स्पीकर साहब ने बल्कि हमें वेलकम किया वहाँ पे। यानी ये पहली दफ़ा, ये वो चीज़ें हैं जो पहले कभी नहीं हमने, हमारा काम है इन चीज़ों को, अपने मसाइल को फोकस करना, वो फोकस हम कर रहे हैं। हमने पिछले दौर में ऑल पार्टी एग्रीकल्चर डिजास्टर पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, लेकिन आके 4 घंटे वहाँ बैठे, बाकी भी सारी पार्टियों के लोग, तमाम पार्टी वहाँ पे मौजूद थी। हमने अपनी तरफ से हर प्रॉब्लम फोकस किया, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, आज भी इस वक्त भी, कि हम वो कुछ हासिल नहीं कर सके जो ज़राअत के लिए चाहिए। ज़राअत इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि अब आप ये देखें, 9/11 हुआ, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत ने सहारा दिया। सही है। उसके बाद आपने एटमी धमाका किया, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी, ज़राअत ने सहारा दिया। 17 साल दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत ने सहारा दिया। अभी कोविड-19 में आपने 2-3 माह लॉकडाउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स भूखा नहीं सोया, सिर्फ ज़राअत की वजह से। लेकिन आज मैं एज ए काश्तकार शर्मिंदा हूँ अपनी कौम से कि हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि हमने तो गंदम दिए 1400 रुपये मन आपके घर फूड सेंटर पे पहुंचा के दिया है। आज जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो 2400 में खरीद कर रहा है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? देखिए ना, हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है आम आदमी को, उसको फायदा नहीं हुआ। क्या आम आदमी को उस चीज का रिलीफ मिल रहा है? फर्स्ट किया मैंने टमाटर हमारे काश्तकार ने बेचा 1 रुपए किलो, आम आदमी को उस वक्त मिला 20 रुपए किलो। जब 1 रुपए किलो बिका, कभी मीडिया पे नहीं आया कि काश्तकार 1 रुपए किलो आके बेच रहा है। जब उसका रेट 50 से क्रॉस हुआ है, जब पैदावार कम हुई है, जिस वक्त उस वक्त सीजन नहीं था, उस वक्त शोर मचा हुआ था। यानी कि काश्तकार को फोकस नहीं किया जाता, काश्तकार के मसाइल को फोकस नहीं किया जाता, काश्तकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फोकस नहीं किया जाता, रिसर्च को फोकस। अब हमारा रिसर्च का बजट कितना है? एग्रीकल्चर की GDP जो ना होने के बराबर है, उसका एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। इंडिया में 0.4 है, चाइना में 0.5 है, ब्राजील में 1.75 है, जिनकी GDP देख लो कितनी बड़ी GDP है, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये है कि अगर कोई फर्ज किया, इस साल जो पंजाब ने जो हशर किया है ज़राअत का इस बजट में, सर उन्होंने 50% एनुअल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का बजट को कट लगाया है। सही। और मिनिस्टर साहब टीवी पे बैठे हुए कह रहे हैं जी हमने पैसे बढ़ा दिए, ये कदर पता ही नहीं था उसको कि बजट में क्या है। होना ये चाहिए, कम से कम उसको पता होना चाहिए, जो उसको चाहिए था शोर मचाता, वो हमारा फोकल पर्सन है वहाँ पे। सही। उसने ही हमारा मुकदमा पेश करना है वहाँ पे, मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने मुकदमा पेश करना है। सही। लेकिन वो वहाँ खामोश था, एक दिन भी उसने हाउस में बात नहीं की। हाउस में खड़े होकर बात करता कि जी हमारे इसको कट क्यों लगाया जाए, पिछले साल 15.5 अरब था, इस दफा 8.5 अरब किया गया। जब डेवलपमेंट बजट को कट किया गया है तो फिर ये फसलें भी कट होंगी, कमी होगी, फिर आप गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, आप हर चीज़, आलू भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेंगे, आपको सब्जियां भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन हम फिलहाल अगर कपास की तरफ आएँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका फील्ड है, तो आप समझते हैं कि कोई अच्छी वैरायटी देने की पोजीशन में हैं पाकिस्तान के तहकीकी इदारे ज़राअत के हवाले से, ख़ास तौर पे कपास के हवाले से, अगले चंद बरसों में भी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है या नहीं? कोई है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और ये डॉक्टर इकबाल साहब जो यूबी का, आप ये बैठे हैं सामने बोर्ड, मैंने तो कहा कमेटी बनाए, उनका भी देख लें, मेरा भी देख लें, नहीं है मुझे निकाल लें। मैं आज ये सामने कह रहा हूँ, ये जहाँ के बैठ के कहते हैं रिसर्च वाले कुछ नहीं कर रहे, आ जाएं वहाँ देख लें। मेरे पास अभी पंजाब सीड कॉर्पोरेशन पर लगी हुई है, ये जाके 1086 में लगवाइए, ये देख लें। वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ वैरायटीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, जिनमें जो इशू आ रहा है ना, वो पेस्ट कंट्रोल का कह रहा है। आज मुझे 2 दवाइयाँ दे दें, एक सफ़ेद मक्खी की, एक पिंक बोलवर्म की, और साथ जैसे ये थ्रिप्स है। अच्छा, मैं आपको 1,50,00,000 बेल्स पंजाब से पैदा कर सकते हैं। ये मैं ये आपको इंश्योर करवा रहा हूँ। 4 मुझे दवाइयाँ देते हैं इनकी, या टेक्नोलॉजी। लेकिन जो फार्मर्स हैं वही कह रहे हैं कि आप हमें वैरायटी ही ऐसी दें। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी जाती है कि वहाँ उन्होंने एक ऐसी वैरायटीज़ बना लीं और डेवलप कर लीं जिसके तहत अब उन्हें स्प्रे भी कम होता है, ये बीमारियां भी कम आती हैं। मैं उसकी बात करूँ आपको? जी उसकी बता दें। मैं आपको 1998 में कितने स्प्रे करते थे वो? सही। उनका पिंक बोलवर्म, अपना सॉरी अमेरिकन बोलवर्म इश्यू था। सही।
हेलियोथिस जिसे आप अमेरिका सुनी का, वो 12 स्प्रे 13 स्प्रे 14 स्प्रे, ये 18 की बात है। सेक्रेटरी साहब साथ थे हमारे, आसिफ वासिफ खुर्शीद साहब। उन्होंने पूछा हाँ भाई कितने स्प्रे करते थे? उन्होंने कहा जी हम 12 13 14 स्प्रे करते थे। आज कितने करते हैं? 3। उन्होंने कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, बोलगार्ड 3 बनी। कहाँ? अमेरिका में बनी, अडॉप्ट उन्होंने की, बनी वहाँ 2 बोलगार्ड 2। तो यार ये यहाँ क्या इशू है बोलगार्ड को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में? चीज़ों में क्या? मैं आपको सही बता दूं, बेसिक रिसर्च पुअर है, मैं आपको ये बता दूं, बेसिक रिसर्च पुअर है, ये मान रहे हैं? अप्लाइड रिसर्च इज वेरी गुड। और वी आर, मुझे चाइना वाले मुझे अगर अपने खर्चे पर बुला सकते हैं, अपने खर्चे पर बुलाया, वो बुला रहे हैं अमेरिका वाले, हम वहाँ जाके लेक्चर देते हैं और ये कहते हैं जी कुछ नहीं करते आप बेसिक रिसर्च, इनको पता ही नहीं जो बैठे ऊपर जो बैठे हैं सारे। मैं कहता हूँ मुझे बेशक आज नौकरी से निकाल दें, बेसिक रिसर्च का किसी को पता नहीं। जब तक इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी से निकलती हैं। आप कोई भी देख लें, उठा के देख लें, मेडिसिन निकलेंगी, सारा यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, यूनिवर्सिटी से निकलेंगी। उसके बाद आएंगे रिसर्च के इदारे जो हैं, वहाँ से बेसिक रिसर्च होगी। बेसिक अप्लाइड रिसर्च में, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हमसे अच्छा कोई नहीं है। अभी भी अच्छी वैरायटी क्या करें, क्या करें तो आप परफॉर्म करेंगे? बेसिक रिसर्च एक एक्सीलेंस सेंटर बना दें। मैंने फ़खर इमाम साहब को कहा है, मैंने कहा जो आप एक एक्सीलेंस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, मॉडर्न एक्सीलेंस सेंटर वो बनाएं। और उसमें देखें आज पौधा लगाएंगे आप जी, तो पौधा उसका फल तो आने वाले खाएंगे ना। अगर कुछ नहीं किया लोगों ने, आप समझते हैं कुछ नहीं किया, यार मैं तो कुछ करूँ ना। आप बनाएं और उसमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस जो भी है, सफ़ेद मक्खी के खिलाफ है, नीम पर नहीं आती सफ़ेद मक्खी, तो वो अगर बैक्टीरिया से जीन ला के कॉटन में डाल सकते हैं। हम जहाँ बैठे हैं जनाब, हम कहते हैं जी बस डॉक्टर सगीर ही कर दे, बस जो कुछ करना है इसे कर दे, या बंदेशा साहब करते, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल। आप दो अकेले कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कौन करेगा ये? जब तक यहाँ बायोटेक्नोलॉजी को, मैंने कहा ना कि इन जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो एक बेसिक रिसर्च में, बेसिक रिसर्च स्ट्रांग नहीं होगी। वो हमें बना के जीन देंगे, भाई ये जीन है, ये सफ़ेद मक्खी नहीं आने देगा, हम कपास में डालेंगे। ये जीन है, इस पर थ्रिप्स नहीं आएगा, पिंक बोलवर्म। अब पिंक बोलवर्म का अब कामयाबी हमने काफ़ी हद तक कर ली। मैंने देसी और अमेरिकन के करार से यकीन कर, चाइना वाले इतने खुश हैं। क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ हमने वैरायटी 2 बनाई हैं, आप आके देखें वहाँ बहुत अच्छी है। इशू क्या आ रहा है? सफ़ेद मक्खी आगे सारी का। सर आपने बात की, आपने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की बात की, पंजाब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की बात की। एक चीज़ आपके सामने, एक साइंटिस्ट हैं, चीज़ें कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि फिर वही बात हम शायद दोहरा भी रहे हों, सी टेक्नोलॉजी और R&D बेसिक उन्होंने मान लिया कि भाई बेसिक रिसर्च हमारे पास वीक है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इन इदारों को कैसे खड़ा कर सकते हैं ये होंगे? एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, वो है एक्सटेंशन। अब एक ही गांव में एक जैसी ज़मीन से एक काश्तकार पैदावार ले रहा है 40 मन और एक ले रहा है 10 मन। वहाँ पे जो कमी है वो एक्सटेंशन सर्विस की है। डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी की बात की तो मैं 100% एग्री करता हूँ। बल्कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को पेपर लिख के दिया उसमें भी मैंने कहा है कि एकेडमिया, रिसर्च और एक्सटेंशन इनको इकट्ठे काम करना चाहिए। मे भी डॉक्टर साहब के पास ये पेपर आया जी, आया मेरे पास पेपर और मैंने वो उसको एंडोर्स भी किया। और जब आपकी लालपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम अब फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जब लुधियाना में यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने जो मॉडल लिया था वो फैसलाबाद लालपुर यूनिवर्सिटी को लिया था। उस वक्त ये तमाम चीज़ें इकट्ठी थी, एक जगह थी, रिसर्च भी और एक्सटेंशन भी इसके साथ थी। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से ले लिया। अब आप ये देखें कि अगर एक मेडिकल कॉलेज का बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसके साथ अस्पताल ना हो, वो क्या सीखेगा? सही। अब यूनिवर्सिटी के पास अगर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विस ना हो तो बच्चा क्या सीखेगा? सही। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाए अपने रिसर्च, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उनकी तरफ आ जाए। देखिए हमने जो चीज़ों को गलत प्रमोट किया वो ये था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ पे सीड माफिया काम कर रहा था। यहाँ पे कर रहा था, ये कर रहा है नहीं, अब उस लेवल पे नहीं है। अब वो चीज़ जो 1-1 लाख की 30,000 की बैग बिकता था, वो चीज़ अब वो उतना नहीं रहा जितना उस वक्त था जी। और उसको हमने प्रमोट किया। अभी वैरायटी अंडर ट्रायल होती थी, पहले साल दूसरे साल फील्ड में आ जाती थी, काश्तकारों के पास आ जाती थी। फिर वैरायटी की सिलेक्शन चलने शुरू की। काश्तकार तो जुनून में होता है जी, सही पैदावार के लिहाज से।
काश्तकार के, यानी कि आप यकीन कर लें कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उसके इश्क के, उसके जुनून के उससे पैसे लिए जाते थे। उसे पता चलता ये वैरायटी खूबसूरत है, ये पौधा अच्छा बनाकर उसको बेचा जाता था, वो बेचारा खरीद करता था। यानी कि उस वक्त मैक्सिमम बिनोले का रेट था 500-700 रुपये मन। वही बिनोला उस वक्त उसको 1 लाख रुपए मन मिला, वो लिया। वो आप ये देख रहे हैं कि उसकी क्या इश्क या क्या मोहब्बत थी कपास के साथ। सही। अच्छा, अब ये वैरायटियाँ कहाँ से निकली? रिसर्च इदारों से निकली है ना। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। दुनिया में, हाँ, एक और बात से मैं एग्री करता हूँ जी कि पेस्टिसाइड से आप कॉटन नहीं उगा सकते, अकेली पेस्टिसाइड, जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी लेके ना आए। सीड में बिल्कुल मैं वाजे कह रहा हूँ कि इस वक्त पेस्टिसाइड से, अकेली पेस्टिसाइड से मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि पेस्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस आ चुकी है। सही। 1 नंबर 2 नंबर वाली बात ही नहीं है। अब आप ये देखें ना, मल्टीनेशनल कंपनी तो है ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। अब मल्टीनेशनल भी नाकाम हो गई है वहाँ कुछ चीज़ों पे, कुछ पे नेशनल कंपनी भी नाकाम हो गई। वजह यह है कि उसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है और बहुत ज़्यादा। फिर इतने स्प्रे काश्तकार नहीं कर सकता। मैंने खुद हाई डेंसिटी कपास लगाई है, आप किसी दिन आए, आके विजिट करें, हमें पता है कि हमने किस तरीके से वाइट फ्लाई को वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स, क्वालिटी पेस्टिसाइड भी उस वक्त आप मौसर हो सकेंगी जब अच्छी सीड टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा सीड डेवलप होगा। अच्छा सीड डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सूरत में सामने है। ऐसे ही तो बहुत शुक्रिया। एक मैं बात कर रहा हूँ जी, आखिरी बात जी, आप मिसाल देते हैं, हम उनकी इवन इंडिया की मिसाल जी, इंडिया में ज़रा पूछें साइंटिस्ट की कितनी तनख्वाह है, यहाँ भी देख लें। 17 ग्रेड में आता है, 15 साल बाद 18 ग्रेड में, और मोस्टली दे आर रिटायरिंग इन 18, इधर दे आर रिटायरिंग और एक्सपायरिंग, वो 18 ग्रेड में। यहाँ जो ये तो बात नहीं है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ सर्विस स्ट्रक्चर R&D में जब तक आप सीनी तौर पर पीसफुल माइंड नहीं होगा, आप काम सही नहीं कर सकते। तो ये मेरी प्राइम मिनिस्टर और सबसे गुजारिश है, इनसे गुजारिश है कि ये हैज रेज्ड वॉइस बट इट नीड्स मोर एफर्ट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और अपना इनपुट दिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और अहम बात नाज़रीन फिर यही है कि कपास और दीगर फसलों को अगर बचाना है तो जो दोनों माहिरीन का ख्याल ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा, और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा कम से कम पहले नहीं किया तो कम से कम अभी कर दें, तो आने वाले सालों में शायद हम कपास और दूसरी फसलों को बचा सकें। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स भूखा नहीं सोया सिर्फ ज़राअत की वजह से। लेकिन आज मैं एज ए काश्तकार शर्मिंदा हूँ अपनी कौम से कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि हमने तो गंदम दिए 1400 रुपये मन आपके घर फूड सेंटर पे पहुँचा के दिया है। आज जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो 2400 में खरीद कर रहा है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? देखिए ना, हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है आम आदमी को, उसको फायदा नहीं हुआ। क्या आम आदमी को उस चीज का रिलीफ मिल रहा है? फर्स्ट किया मैंने टमाटर हमारे काश्तकार ने बेचा 1 रुपए किलो, आम आदमी को उस वक्त मिला 20 रुपए किलो। जब 1 रुपए किलो बिका, कभी मीडिया पे नहीं आया कि काश्तकार 1 रुपए किलो आके बेच रहा है। जब उसका रेट 50 से क्रॉस हुआ है, जब पैदावार कम हुई है, जिस वक्त उस वक्त सीजन नहीं था, उस वक्त शोर मचा हुआ था। यानी कि काश्तकार को फोकस नहीं किया जाता, काश्तकार के मसाइल को फोकस नहीं किया जाता, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फोकस नहीं किया जाता, रिसर्च को फोकस। अब हमारा रिसर्च का बजट कितना है? एग्रीकल्चर की जीडीपी जो ना होने के बराबर है, उसका एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। सही। इंडिया में 0.4 है, चाइना में 0.5 है, ब्राजील में 1.75 है, जिनकी जीडीपी देख लो कितनी बड़ी जीडीपी है, और हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर ये है कि अगर कोई फर्ज किया, इस साल जो पंजाब ने जो हशर किया है ज़राअत का इस बजट में, सर उन्होंने 50% एनुअल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का बजट को कट लगाया है। सही। और मिनिस्टर साहब टीवी पे बैठे हो कह रहे हैं जी हमने पैसे बढ़ा दिए, ये कदर पता ही नहीं था उसको कि बजट में क्या है। होना ये चाहिए, कम से कम उसको पता होना चाहिए, जो उसको चाहिए था शोर मचाता, वो हमारा फोकल पर्सन है वहां पे। सही। उसने ही हमारा मुकदमा पेश करना है वहां पे, मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने मुकदमा पेश करना है। सही। लेकिन वो वहां खामोश था, एक दिन भी उसने हाउस में बात नहीं की। हाउस में खड़े होकर बात करता कि जी हमारे इसको कट क्यों लगाया जाए, पिछले साल 15.5 अरब था, इस दफा 8.5 अरब किया गया।
जब डेवलपमेंट बजट को कट किया गया है तो फिर ये फसलें भी कट होंगी, कमी होगी, फिर आप गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, आप हर चीज़, आलू भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेंगे, आपको सब्जियां भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन हम फिलहाल अगर कपास की तरफ आएँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका फील्ड है, तो आप समझते हैं कि कोई अच्छी वैरायटी देने की पोजीशन में हैं पाकिस्तान के तहकीकी इदारे ज़राअत के हवाले से, ख़ास तौर पे कपास के हवाले से अगले चंद बरसों में भी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है या नहीं? कोई है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और ये डॉक्टर इकबाल साहब जो यूवीएम का, आप ये बैठे हैं सामने बोर्ड, मैंने तो कहा कमेटी बनाए, उनका भी देख लें, मेरा भी देख लें, नहीं मुझे निकाल लें। मैं आज ये सामने कह रहा हूँ, ये जहाँ के बैठ के कहते हैं रिसर्च वाले कुछ नहीं कर रहे, आ जाए वहाँ देख लें। मेरे पास अभी पंजाब सीड कारपोरेशन पर लगी हुई है, ये जाके 1086 में लगवाई है, ये देख लें। वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ वैरायटीज आ रही हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, जिनमें जो इशू आ रहा है ना, वो पेस्ट कंट्रोल का कह रहा है। आज मुझे 2 दवाइयाँ दे दें, एक सफ़ेद मक्खी की, एक पिंक बोलवर्म की, और साथ जैसे ये थ्रिप्स है। मैं आपको 1,50,00,000 बेल्स पंजाब से पैदा कर सकते हैं। ये आपको इंश्योर करवा रहा हूँ। 4 मुझे दवाइयाँ देते हैं इनकी, या टेक्नोलॉजी। लेकिन जो फार्मर्स हैं वही कह रहे हैं कि आप हमें वैरायटी ही ऐसी दें। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी जाती है कि वहाँ उन्होंने एक ऐसी वैरायटीज़ बना लीं और डेवलप कर लीं जिसके तहत अब उनका स्प्रे भी कम होता है, ये बीमारियां भी कम आती हैं। मैं उसकी बात करूँ आपको? जी, उस पर बता दें। मैं आपको 1998 में कितने स्प्रे करते थे वो? सही। उनका पिंक बोलवर्म, अपना सॉरी अमेरिकन बोलवर्म इशू था, सही, हेलियोथिस, जिसे अमेरिकन सुंडी का, वो 12 स्प्रे, 13 स्प्रे, 14 स्प्रे, ये 18 की बात है। सेक्रेटरी साहब साथ थे हमारे, वासिफ खुशीर साहब। उन्होंने पूछा, हाँ भाई कितने स्प्रे करते थे? उन्होंने कहा जी हम 12, 13, 14 स्प्रे करते थे। आज कितने करते हैं? 3। उन्होंने कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, बोलगार्ड 3। बनी कहाँ? अमेरिका में बनी, अडॉप्ट उन्होंने की, बनी वहाँ 2 बोलगार्ड 2। तो यार ये यहाँ क्या इशू है बोलगार्ड को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में? चीज़ों में क्या? मैं आपको सही बता दूं, बेसिक रिसर्च पुअर है, मैं आपको ये बता दूं, बेसिक रिसर्च पुअर है, ये मान रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च इज वेरी गुड। और वी आर, मुझे चाइना वाले मुझे अगर अपने खर्चे पर बुला सकते हैं, अपने खर्चे पर बुलाया, वो बुला रहे हैं अमेरिका वाले, हम वहाँ जाके लेक्चर देते हैं और ये कहते हैं जी कुछ नहीं करते आप बेसिक रिसर्च। इनको पता ही नहीं, जो बैठे ऊपर जो बैठे हैं सारे, मैं कहता हूँ मुझे बेशक आज नौकरी से निकाल दें, बेसिक रिसर्च का किसी को पता नहीं। जब तक इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी से निकलती हैं। आप कोई भी देख लें, उठा के देख लें, मेडिसिन निकलेंगी, सारा यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, यूनिवर्सिटी से निकलेंगी। उसके बाद आएंगे रिसर्च के इदारे जो हैं, वहाँ से बेसिक रिसर्च होगी। बेसिक अप्लाइड रिसर्च में, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हमसे अच्छा कोई नहीं है। अभी भी अच्छी वैरायटी क्या करें तो आप परफॉर्म करेंगे? बेसिक रिसर्च एक एक्सीलेंस सेंटर बना दें। मैंने फ़खर इमाम साहब को कहा है, मैंने कहा जो आप एक एक्सीलेंस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, मॉडर्न एक्सीलेंस सेंटर वो बनाएं, और उसमें देखें आज पौधा लगाएंगे आप जी, तो पौधा उसका फल तो आने वाले खाएंगे ना। अगर कुछ नहीं किया लोगों ने, आप समझते हैं कुछ नहीं किया, यार मैं तो कुछ करूँ ना। आप बनाएं, और उसमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस जो भी है, सफ़ेद मक्खी के खिलाफ है, नीम पर नहीं आती सफ़ेद मक्खी, तो वो अगर बैक्टीरिया से जीन ला के कॉटन में डाल सकते हैं। हम जहाँ बैठे हैं जनाब, हम कहते हैं जी बस डॉक्टर सगीर ही कर दे, बस जो कुछ करना है इसे कर दे, या बंदेशा साहब करते, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल। आप दो अकेले कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कौन करेगा ये? जब तक यहाँ बायोटेक्नोलॉजी को, मैंने कहा ना कि इन जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, वो एक बेसिक रिसर्च में, बेसिक रिसर्च स्ट्रांग नहीं होगी, वो हमें बना के जीन देंगे, भाई ये जीन है, ये सफ़ेद मक्खी नहीं आने देगा, हम कपास में डालेंगे। ये जीन है, इस पर थ्रिप्स नहीं आएगा, पिंक बोलवर्म। अब पिंक बोलवर्म का अब कामयाबी हमने काफ़ी हद तक कर ली। मैंने देसी और अमेरिकन के करार से यकीन कर, चाइना वाले इतने खुश हैं। क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ, हमने वैरायटी 2 बनाई हैं, आप आके देखें वहाँ, बहुत अच्छी है। इशू क्या आ रहा है? सफ़ेद मक्खी आगे सारी का। सर, आपने बात की, आपने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की बात की, पंजाब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की बात की। एक चीज़ आपके सामने, एक साइंटिस्ट हैं, चीज़ें कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि फिर वही बात हम शायद दोहरा भी रहे हों, सीड टेक्नोलॉजी
और R&D। बेसिक उन्होंने मान लिया कि भाई बेसिक रिसर्च हमारे पास वीक है। मैं एग्री करता हूँ, तो इन इदारों को कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये होंगे? एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, वो है एक्सटेंशन। अब एक ही गांव में एक जैसी ज़मीन से एक काश्तकार पैदावार ले रहा है 40 मन और एक ले रहा है 10 मन, वहाँ पे जो कमी है वो एक्सटेंशन सर्विस की है। डॉक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी की बात की तो मैं 100% एग्री करता हूँ, बल्कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर को पेपर लिख के दिया उसमें भी मैंने कहा है कि एकेडमिया, रिसर्च और एक्सटेंशन इनको इकट्ठे काम करना चाहिए। मे बी डॉक्टर साहब के पास ये पेपर आया जी, आया मेरे पास पेपर और मैंने वो उसको एंडोर्स भी किया। और जब आपकी लालपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम अब फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जब लुधियाना में यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने जो मॉडल लिया था वो फैसलाबाद लालपुर यूनिवर्सिटी को लिया था। उस वक्त ये तमाम चीज़ें इकट्ठी थी, एक जगह थी, रिसर्च भी और एक्सटेंशन भी इसके साथ थी। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से ले लिया। अब आप ये देखें कि अगर एक मेडिकल कॉलेज का बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसके साथ अस्पताल ना हो, वो क्या सीखेगा? सही। अब यूनिवर्सिटी के पास अगर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विस ना हो तो बच्चा क्या सीखेगा? सही। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाए अपने रिसर्च, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उनकी तरफ आ जाए। देखिए, हमने जो चीज़ों को गलत प्रमोट किया वो ये था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ पे सीड माफिया काम कर रहा था। यहाँ पे कर रहा था, ये कर रहा है नहीं, अब उस लेवल पे नहीं है। अब वो चीज़ जो 1-1 लाख की 30,000 की बैग बिकता था, वो चीज़ अब वो उतना नहीं रहा जितना उस वक्त था जी। और उसको हमने प्रमोट किया। अभी वैरायटी अंडर ट्रायल होती थी, पहले साल दूसरे साल फील्ड में आ जाती थी, काश्तकारों के पास आ जाती थी। फिर वैरायटी किया, वैरायटी की सिलेक्शन चलने शुरू की। काश्तकार तो जुनून में होता है जी, सही पैदावार के लिहाज से। काश्तकार के यानी कि आप यकीन कर लें कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उसके इश्क के, उसके जुनून के उससे पैसे लिए जाते थे। उसे पता चलता ये वैरायटी खूबसूरत है, ये पौधा अच्छा बना, उसको बेचा जाता था, वो बेचारा खरीद करता था। यानी कि उस वक्त मैक्सिमम बिनोले का रेट था 500-700 रुपये मन। वही बिनोला उस वक्त उसको 1 लाख रुपए मन मिला, वो लिया। वो आप ये देख रहे हैं कि उसकी क्या इश्क या क्या मोहब्बत थी कपास के साथ। सही। अच्छा, अब ये वैरायटियाँ कहाँ से निकली? रिसर्च इदारों से निकली है ना। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। दुनिया में, हाँ, एक और बात से मैं एग्री करता हूँ जी कि पेस्टिसाइड से आप कॉटन नहीं उगा सकते, अकेली पेस्टिसाइड से, जब तक आप जदीद टेक्नोलॉजी लेके ना आए। सीड में बिल्कुल मैं वाजे कह रहा हूँ कि इस वक्त पेस्टिसाइड से, अकेली पेस्टिसाइड से मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि पेस्टिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस आ चुकी है। सही। 1 नंबर 2 नंबर वाली बात ही नहीं है। अब आप ये देखें ना, मल्टीनेशनल कंपनी तो है ना, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। अब मल्टीनेशनल भी नाकाम हो गई है वहाँ कुछ चीज़ों पे, कुछ पे नेशनल कंपनी भी नाकाम हो गई। वजह यह है कि उसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है और बहुत ज़्यादा। फिर इतने स्प्रे काश्तकार नहीं कर सकता। मैंने खुद हाई डेंसिटी कपास लगाई है, आप किसी दिन आए, आके विजिट करें, हमें पता है कि हमने किस तरीके से वाइट फ्लाई को वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स, क्वालिटी पेस्टिसाइड भी उस वक्त आप मौसर हो सकेंगी जब अच्छी सीड टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा सीड डेवलप होगा। अच्छा सीड डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सूरत में सामने है। ऐसे ही तो बहुत शुक्रिया। एक मैं बात कर रहा हूँ जी, आखिरी बात जी। आप मिसाल देते हैं, हम उनकी इवन इंडिया की मिसाल इंडिया में ज़रा पूछें साइंटिस्ट की कितनी तनख्वाह है, जहाँ भी देख लें। 17 ग्रेड में आता है, 15 साल बाद 18 ग्रेड में, और मोस्टली दे आर रिटायरिंग इन 18, इधर दे आर रिटायरिंग और एक्सपायरिंग, वो 18 ग्रेड में। यहाँ जो ये तो बात नहीं है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ सर्विस स्ट्रक्चर R&D में जब तक आप ज़हनी तौर पर पीसफुल माइंड नहीं होगा, आप काम सही नहीं कर सकते। तो ये मेरी प्राइम मिनिस्टर और सबसे गुजारिश है, इनसे गुजारिश है कि ये हैज़ रेज्ड वॉइस बट इट नीड्स मोर एफर्ट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और अपना इनपुट दिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और अहम बात नाज़रीन फिर यही है कि कपास और दीगर फसलों को अगर बचाना है तो जो दोनों माहिरीन का ख्याल ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा, और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा कम से कम पहले नहीं किया तो कम से कम अभी कर दें, तो आने वाले सालों में शायद हम कपास और दूसरी फसलों को बचा सकें। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।